चलिए हम कोशिश करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको CAA ख़ास तौर से और उसके साथ में NRC और फिर उसके बाद NPR की हकीकत को समझाने की। क्या ये दोनों तीनों मिले हुए हैं? जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो इस पर राजनीति हो रही है, जो साजिश की बात बताई जा रही है, जो सफाइयाँ दी जा रही हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। मेरे 5 सवाल। पहला सवाल है, NPR को भी क्यों साजिश के चश्मे से देखने की कोशिश कर रही हैं अपोजिशन की कुछ जमातें? दूसरा सवाल, किन बुनियाद पर NPR को NRC से जोड़ा जा रहा है, इस पर भी बात करने की जरूरत है आज, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे। तीसरा सवाल, अगर मुल्क के शहरी हैं तो शहरियत बताने में परहेज क्यों? यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिक्कत है, तकलीफ क्या है, और उसको लेकर के फिर चौथा सवाल है कि मुल्क के दूसरे तबकात से, मैं बिलखुसूस कह रहा हूं, मुल्क के दूसरे तबकात से क्यों खुद को अलग समझते हैं मुसलमान? सारी जो कवायद हैं वो आकर मुसलमानों पर ही क्यों ठहरती हैं, और मुसलमान ही क्यों खौफजदा होता है, या मुसलमान ही क्यों एग्रेसिव होता है, मुसलमान ही क्यों वबाल कर रहा है, या मुसलमान ही क्यों खौफजदा है? इस पर भी बात करने की जरूरत है। क्या अपने आप को मुल्क के दूसरे तबकों से अलग समझता है और उसके आसपास ये सियासत हो रही है? अगर हो रही है तो। पांचवा सवाल, CAA और NRC की मुखालफत करने वाली कांग्रेस NPR पर खामोश क्यों? आज बहुत बड़ा कोई बयान खासतौर से NPR को लेकर के कांग्रेस का नहीं आया, तो क्या ये माने कि उनकी खामोश हिमायत है? मनीष तिवारी ने एक जगह एक बात कही है, लेकिन वो क्या कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, ये भी देखने वाली बात है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है भारतीय जनता पार्टी से सैयद यासिर जिलानी साहब। आप केंद्रीय सरकार की HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के मेंबर भी हैं। मेरे साथ इस वक्त सुबुही खान साहिबा भी हैं, देश की एक अच्छी जानी मानी वकील हैं, साथ में इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी आप जानी जाती हैं, अलग अलग तंजीमों से भी आप जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त संजय के चड्ढा हैं, आइन के बड़े जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इनको अलग अलग टेलीविजन चैनल पर देखते होंगे। तो बात की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले संजय के चड्ढा जी आपके पास आना चाहूंगा। NPR कल ऐलान हुआ, आज उस पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ बातें कही हैं। जरा मेरे नाज़रीन को, बिलखुसूस मिल्लत के लोगों को भी जो इस वक्त बड़ी तादाद में हमें देख रहे हैं, अगर आप आइन के जानकार हैं तो समझा दीजिए कि NPR से डरने की क्यों जरूरत नहीं है, और अगर डरने की जरूरत है तो क्यों है? NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, देखिए ये 2010 में पहली दफा जो इससे पहले वाली मरकज में गवर्नमेंट थी उसने इसका एक ट्रायल किया था 2010 में। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन है, बहुत पायस है, मैं सफा मत करना चाहता हूं, कोई भी किसी को कोई इसमें शुबा नहीं रहना चाहिए। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव है कि तमाम जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनका एक डाटा इकट्ठा किया जाएगा। उस डाटा से यह देखा जाएगा कि कौन से एरिया में कौन कौन सी चीजें में लोग पिछड़े हुए हैं, कहां पे क्या क्या, जिससे कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में जो मासेज हैं उनको केटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। 2010 में, जैसा मैंने पहले बताया, मरकजी सरकार ने, उस वक्त की मरकजी सरकार ने इसको ट्रायल बेसिस पे एक पर्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट किया था। वो पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद सरकार ने एक और फैसला लिया था कि जो आधार कार्ड बन रहा है ये और NPR का जो कार्ड बनेगा, NPR में भी एक कार्ड बनता है डॉक्टर इमरान, मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसके उनमें ज्यादा काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। तो सरकार ने क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में देखिए एक चीज बहुत हमको समझनी पड़ेगी कि सारे प्रोसेस में बहुत पैसा खर्च होता है, ऐसा नहीं है कि कह देने भर से हो गया। तो उस वक्त की सरकार ने यह फैसला लिया था कि हम आधार को बहुत एग्रेसिवली बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और इसको बैकफुट पे रख दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि अभी हमारे मरकजी वकील जो मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि ये सेंसस है, ये सेंसस नहीं है। सेंसस और इसमें दोनों में फर्क है, यानी कि जो जनसंख्या गिनी जाती है वो और ये दोनों फर्क है, वो अलग प्रोसेस है। उसके लिए सेंसस एक्ट है जो कि 1948 का एक्ट है, और अभी तक 15 दफा वो हो चुकी है हमारे मुल्क में, 1872 से शुरू होने के बाद। कहने का मतलब ये है, ये एक डिफरेंट चीज है और सेंसस डिफरेंट चीज है। सेंसस से
अब ये मुझे जोड़ने की बता दीजिए कि आवश्यकता नहीं। ये एनपीआर जो है, जैसा कि इल्जाम लग रहा है, ये एनआरसी की दिशा में पहला कदम है। ये बात आ रही है, इस तरह की सियासत हो रही है। इसको अगर एक आईन के जानकार के तौर पर पूछूं तो कितना आपको सच लगता है? देखिए, इसमें सवालात पूछे जाते हैं, कुछ 35 एक सवाल हैं। उन 35 सवालों में अगर वो एनआरसी से रिलेटेड और अगर ये सवाल पूछा जाए, देखिए अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप ये सवाल पूछें कि आपके फादर कहां के हैं, उनकी कहां की पैदाइश थी, क्या ये इस चीज को बताने के लिए जरूरी है कि ये एरिया बैकवर्ड है? मेरा मानना है नहीं। मैं मतलब स्पष्ट शब्दों में, तो इस तरीके के अगर सवाल हैं इसके अंदर। और एक चीज और डॉक्टर इमरान मैं बताना चाहता हूं, अभी तक सवालात क्लियर नहीं है। वो सवालात कौन से पूछे जाएंगे वो अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किए हैं। अगर वो क्लियर होते हैं और इस तरीके का कोई सवाल है कि आपकी पैदाइश कहां की है, आपके फादर की, और आपकी जो पुरानी जो वो है वो कहां की है, तो फिर ये थोड़ा सा संदेह जरूर करते हैं। लेकिन इसी को लेकर तो सरकारी जराए भी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसको बताना हो वो बताए, नहीं बताना चाहो तो ना बताओ। ये अभी ये बात गलत सामने आ है इमरान साहब, ये सही नहीं है। हाँ। क्योंकि उसी के बाद अगर कोई कहे कि मैं बताना नहीं चाहता, तो जो डाटा होगा वो इनकम्प्लीट होगा। फिर ये कैसे पूरा करेगा? 35 में से मैंने फिर अफसर पता लगा, लिखकर चला गया कि ये संदिग्ध है। और उसके बाद नीचे हर डाटा के बाद में, इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है कि हर डाटा के एंड में जो ऑफिसर उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो बताएगा कि ये वैलिड है या ये संदेहायुक्त है, इसमें कोई हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी कमेंट रहेगा। तो ये तमाम पहलू हैं जो बार बार क्यों इस चीज को। और एक और छोटी सी बात, आई एम सॉरी, मैं एक सेकंड में खत्म करने का कोशिश करूंगा। क्या वक्त है ये सही इस वक्त, जबकि पहले से ही जो है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके गर्माहट है? क्यों इसको थोड़ा सा पीछे बात करके इसको आपके इसी सवाल के साथ सियासी जिला बाजा, इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी दो मामलों को लेकर, एनआरसी और सीएए को लेकर बवाल थमा नहीं है, लोग सड़कों पर अभी भी हैं। आप ही के मुताबिक दूसरे लोग राजनीति करा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये नया शिगुफा क्यों? लोगों को चैन लेने दीजिए। या आप भी चाहते हैं कि सारी चीजों को लाकर के कंफ्यूज कर दिया जाए और अपनी भी सियासी रोटियां सेकी जाए? नहीं, देखिए, कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। मैं असदुद्दीन ओवैसी का आपके जो रिसर्च पैकेज में आपने जो दिखाया, तो उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट है 2018-19 का चैप्टर 15 का हवाला देके वो आपको कुछ समझाने की कोशिश हिंदुस्तान के लोगों को कर रहे थे। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑफिसर होगा वो 100% उनको अभी पता चल गया है कि एनपीआर आने से पहले उन्हें मालूम है कि जो ऑफिसर आपको रिमार्क्स देगा वो डाउटफुल लिख देगा। ये अभी संजय चड्डा जी भी इसको आगे बढ़ा रहे थे, मुझे बहुत हैरानी हुई। उस पर उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो जिस रूल 2003 की लाइन बता रहे थे, उसके ऊपर की जो पैरा 4 है उसके बारे में बता दूं कि क्या लिखा हुआ है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर, द आरजी एंड सीसीआई ऑल्सो डिस्चार्ज द statutory function of the Registrar General of Citizen Registration (RGCR) under the Citizenship Act 1955 and the Citizenship Registration and the issue of the National Identity Cards. आपके भाई कैबिनेट सुन लीजिए भैया, अरे भैया सुन लीजिए, आप मेरी बात पहले रख लीजिए, उसके बाद मैं तो आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। क्या सुनने बात अभी ओवैसी साहब ने जो बात कही है, माननीय पूर्व गृह मंत्री ने क्या कहा था राजनाथ सिंह ने? सुन लीजिए, माननीय पूर्व गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा था कि एनपीआर ही एनआरसी का शुरुआत है? कोई बात नहीं। आप देश को गुमराह मत कीजिए। सारे सवाल गुमराह नहीं कर रहे, गुमराह करने का गुमराह नहीं कर पीएचडी कर रखे। मान लीजिए मैं इनको नहीं कहूंगा, ऋषि मिश्रा को तो बोलने की आदत है, भयंकर बीमारी है। मैं अपने आप से कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ऑफिसर आएगा, मुझसे पूछेगा कि मेरे फादर पीछे से कहां के रहने वाले हैं, मेरे दादा कहां के रहने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हूं, इस भूमि का भूमिपुत्र हूं, तो मैं अपने पेपर्स को, अगर वो मांगता है, मैं बहुत सारी चीजों पे मुझसे मांगे जाते हैं जब मैं हिंदुस्तान से बाहर जाता हूं। मान लीजिए यूरोपियन कंट्री में मैं अभी आपने देखा होगा, मैं लास्ट मंथ गया था, तो मैं एक कंट्री का नाम नहीं लूंगा, उसके वीजा में मुझे, जबकि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल पॉलिटिकल दोनों लेवल पे, उसके बाद भी 24 से 26 घंटे उन्होंने उस कंट्री का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया कि वो मेरे पेपर को चेक कर रहे थे। एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है, बड़ी नहीं है, भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो मैंने वो सारे पेपर्स उनको जमा कराए। जमा कराने के बाद वो जब सेटिस्फाई हो गए, तब उन्होंने मुझे वीजा लगाया और मैं भारत से बाहर किया। एक बात मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जो लोग गुमराह
के रास्ते पे जा रहे हैं, गुमराही जो लोग फैला रहे हैं, ये उनके लिए है कि अभी जो चीज आ नहीं रही है उस पे एक नेता कहता है कि आपको डाउटफुल रिमार्क्स पहले ही ऑफिस और मान लीजिए दे दिया, मान लो नहीं दे दिया, मान लीजिए तो यासिर जिलानी साहब बचाने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी बचाने आएगी। सिचुएशन और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। जैसे एनआरसी को लेकर अगर प्रधानमंत्री ने बात कह दी कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, बिल आया नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, हम क्यों चर्चा करें? हम क्यों गाजियाबाद से लेके महाराजगंज तक जिलों में लोगों को अफवाह फैला के आग लगवाएं, प्रॉपर्टीज? अरे जिलानी साहब, आपके लीडर ही रैली में, आपके लीडरानी रैली में एक बात रखते हैं, पार्लियामेंट में दूसरी बात रखते हैं, इसको निकालेंगे उसको बाहर करेंगे। ये रैलियों में आप लोगों के चुनावी रैलियों में कहा, वजीर दाखिला ने कलकत्ता में क्या कहा है, कोलकाता में क्या कहा था, वहीं से तो कंफ्यूजन पैदा हुआ, वहीं से कंफ्यूजन पैदा हुआ। ये बात तो आप उन लोगों को समझाइए। ये जो वामपंथी विचारधारा जो आजकल अर्बन नक्सल का नया रूप लेके एक भारत में सामने आई है, जरा उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं तो ऋषि मिश्रा से कहूंगा, ये बड़े जानकार हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बाबू से लेकर तमाम लोगों का जरा इतिहास देखिएगा उठा के। राजनाथ सिंह के बयान को कोट कीजिए, किरण रिजिजू के उस बयान के कोट कीजिए जिन्होंने कहा कि एनपीआर ही एनआरसी का पहला कदम है, देश को गुमराह मत कीजिए। इनके लिए आपके पास सर इमरान जी समय दीजिए, इनको काउंटर करूं, बस ठीक है, इनको समय दीजिए हमें। अरे क्या भारत के मुसलमानों कंफ्यूज कर रहे हैं देश को कि भैया आप लोग इनको अपना कंधा मत दीजिए, इनको अपनी जमीन मत दीजिए। ये सब के सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचने के ताक में है और आपको वहीं खड़ा करके छोड़ जाएंगे। आप फिर अपने उन्हीं धंधों में, बिजनेस में और कामकाज में लग जाएंगे जिन्होंने अभी आपके हाथों में पत्थर दिया। यकीन मानिए कि अगर सरकार मजबूती के साथ वजीर आजम कोई बात कह रहे हैं तो उनके अंदर दम है। और आप पुलिस पे प्रहार मत कीजिए, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को आग मत लगाइए, नहीं तो अभी आपके चेहरे चिन्हित करके शहरों के नुक्कड़ और गलियों में लगाए जा रहे हैं। बाद में आप जेल पहुंचेंगे और इससे भी सख्ती की जाएगी। आपको समझने की जरूरत है। भारत की अस्मिता और अखंडता पे प्रहार मत करिए। नफरत अगर करनी है, मुजाहरे करना क्या देश के खिलाफ जाना है? आर्टिकल 19 आप धमकी दे रहे हैं, ताकत देते हैं, धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर बात समझ में आए जनता को उत्तर प्रदेश के, तो मुझे लगता है कि शांति से वो एहतजाज कर सकती जो आर्टिकल 19 उनको अब मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर आर्टिकल 19 सुबोई खान ये बताइए मुझे, अगर मुल्क के शहरी हैं तो शहरियत बताने में फिर परहेज क्यों, ये मुझे समझा दीजिए। और घुमा फिरा करके बात मुसलमानों तक आती है और एक तबका खौफजदा होता है, कहीं ना कहीं एग्रेसिव होता है, कहीं ना कहीं सड़कों पर निकल आता है, जाने भी जा रही हैं, जख्मी भी हो रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है। इमरान, आपने जैसे अभी बोला कि अगर आप सिटीजन हैं तो वो डॉक्यूमेंट दिखाने में या वो चीज प्रूव करने में या लीगल प्रोसेस फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम क्या है। ये बात एक्चुअली सही है। प्रॉब्लम जो लोग सही में सिटीजन है उनको भी नहीं है, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी इतना डर नहीं है। डर सिर्फ उनको है जो एक्चुअली में घुसपैठिए हैं और जिनको ये लगता है कि हम जब ये पूरी मैपिंग की एक्सरसाइज होगी तो हम पकड़ में आ जाएंगे। जैसे अभी यासिर भाई ने बोला, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाजत आपको देश का संविधान देता है, लेकिन अगर आप किसी के वरगलाने में आके जो आप इलीगल एक्ट्स कर रहे हैं, जो आप वायलेंस की तरफ जो बढ़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो संविधान आपको इजाजत नहीं देता है, वो उग्रवाद है, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं, आपकी पूरी कौम के माथे पे ये कलंक लग रहा है कि आप लोग एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के अगेंस्ट भी जाके सड़कों पे आके अपराध कर रहे हैं। कंफ्यूजन जहां हो रहा है मैं आपको बताती हूं, होम मिनिस्टर जी ने एक स्टेटमेंट दी कि एनआरसी और एनपीआर अलग अलग चीज है। लोग इसमें मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं समझ रही हूं, देखिए बिकॉज दीज आर लीगल टर्म्स और एक आम इंसान के लिए कंफ्यूजन की चीजें हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूं। कंफ्यूजन ऐसे है ना, देखिए मैडम, ये बताने की आज भी कोशिश की जा रही है ना दूसरी सियासी जमातों के जरिए और लोगों के जरिए कि ये पहला कदम होगा एनआरसी की तरफ, आपके ये डाटा ये चीजें मांग रहे हैं। और जैसा कि संजय चड्ढा ने भी बताया कि अगर वो माता पिता का जन्म स्थान पूछ रहे हैं, आपका जन्म स्थान पूछ रहे हैं, उनका पूरा ब्यौरा मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इमरान देखिए, डर का आप एनआरसी पर
बैकफुट पर जा सकते हैं, तो आपने एक और कोशिश कर दी एनपीआर ला करके और इस तरफ बढ़ते हैं। मतलब सारे एक्सपेरिमेंट भी तो करने की कोशिश हो रही है। इमरान देखिए, डर का कोई इलाज नहीं है। मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से सब मुसलमानों से अपील करना चाहती हूं कि देखिए, यही डर आपको ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी बोला जा रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ लाया जाएगा। एनआईए एक आतंक को कॉम्बैट करने की एक संस्था है हमारे देश में, उसको मजबूत करने के लिए कुछ हो रहा था तो भी डर जाला था कि मुसलमानों को फंसाया जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई बात हो रही थी तो भी ये बोला जा रहा था कि मुसलमानों को फंसाया जाएगा। एनआरसी की बात हो रही थी तब भी मुसलमानों को डराया जा रहा था। अब बोल रहे हैं एनआरसी अभी अप्लाई नहीं हो रही है, अब पॉपुलेशन रजिस्टर की बात हो रही है, उस पर भी डराया जा रहा है। तो प्लीज ये सोचिए कि वो डर की सोर्स कहां से है, वो डर आपके अंदर इंजेक्ट कहां से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। पॉपुलेशन रजिस्टर जो है सिर्फ एक आइडेंटिटी डेटाबेस है इमरान, जो कि लोकल विलेज, सब टाउन लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे घर घर जाके सिर्फ एक पॉपुलेशन का रजिस्टर बनाया जाएगा कि पिछले 6 महीने से इन जगहों पे कौन लोग रह रहे हैं। ये एनआरसी से इसलिए अलग है क्योंकि एनआरसी सिटीजन्स की लिस्ट है कि कौन कौन नागरिक है। अरे भाई, आपके लिए तथ्य निकाल के लाया हूँ भाई, बहुत इसमें नॉन सिटीजन्स भी आएंगे। भाषण देने नहीं आया हूँ, तथ्य निकाल के लाया हूँ भाई। इसलिए भी जरूरी है कि फॉरेन कंट्री से अगर कोई आके यहाँ पे रह रहा है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, आपके देश में रह के पढ़ाई कर रहा है, कम से कम सरकार के पास एक लिस्ट होनी चाहिए रेजिडेंट्स की, निवासियों की। तो सिटीजन्स की लिस्ट और रेजिडेंट्स की लिस्ट में डिफरेंस है, एब्सोल्युटली 2 अलग-अलग चीजें हैं। ठीक है, आपने अच्छा समझाया। अब ऋषि साहब को जो एतराजात हैं और जो बातें फैलाई जा रही है, शुरुआत करूंगा सर, बिल्कुल आपको सुनूंगा। आपको मैं चाह रहा था तीनों को सुनवा दूं, फिर आपके जो एतराजात हैं आप रखें।